Hi everyone, welcome to Current Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's revision series. इसमें हम क्विकली कवर करेंगे पॉलिटी का रिविजन। ये अभी जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके काम आएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। तो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ठीक है। तो हम पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं पहले, एंड मैं आपको चलते हुए कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगी एंड फैक्ट्स जो आपको याद करने एग्जाम के लिए वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो अगर पॉलिटी आप जनरली बोलो कि पॉलिटी बेसिकली होता क्या है, पॉलिटी एक पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एंड वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस चीज के लिए है? इन ऑर्डर टू रिजॉल्व पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट। पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो पॉलिटी को बोला क्या जाता है कि ये एक पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, किस चीज के लिए? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अब वो हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कैसे करते हैं? थ्रू लॉज। लॉज बनाए जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। एंड ये जो पब्लिक है, बेसिकली पब्लिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जब हम बोलते हैं तो क्या इसका मतलब है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो डिसीजंस लेती है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के? नहीं। तो पब्लिक यहाँ पे हुआ गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो पॉलिटी बेसिकली हुआ क्या? पॉलिटी हुआ गवर्नमेंट जो लोगों के बिहाफ पे ऐसे डिसीजंस लेती है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं लोगों के वो रिजॉल्व हो जाएं, ठीक है। ये एक एक्यूरेट और एप्ट डेफिनेशन है पॉलिटी की। एंड लॉ क्या है? लॉ एक टूल है जिससे हम अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करते हैं। टूल या प्राइमरी टूल बोल लो, विद विच वी रिजॉल्व आर कॉन्फ्लिक्ट्स। वी रिजॉल्व आर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। अब लॉज की बात करते हैं। लॉज जो है बेसिकली ये बनते कहाँ हैं, ये आपको याद रखना है। ये बनते कहाँ हैं एंड ये इम्प्लीमेंट कहाँ होते हैं? पहले तो लॉज कहीं पे बनेंगे ना, कोई लॉ मेकिंग बॉडी होगी, फिर एक बॉडी होगी जो उन लॉज को एक्चुअल सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करेगी। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक लेजिस्लेचर होता है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या है? ये वो इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन जो लॉज बनाता है। इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स लॉ। अब ये लॉ कहाँ कहाँ बनते हैं? लॉ सेंटर में अलग बनते हैं, सेंटर के पास पावर है लॉज बनाने का, एंड स्टेट के पास। तो अकॉर्डिंगली वी हैव यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो यूनियन लेजिस्लेचर में क्या आता है? यूनियन लेजिस्लेचर में है आपका पार्लियामेंट एंड योर प्रेसिडेंट, ठीक है। देन पार्लियामेंट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू हाउसेस, दैट इज लोक सभा एंड राज्य सभा। अभी जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे आपको याद रखना है कि ही इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मीन्स कि वो, ही इज नॉट ए डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम एमपी बोलते हैं, एंड ही डज नॉट सिट इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स टू अटेंड इट्स मीटिंग, लेकिन ही इज अ पार्ट एंड पार्सल, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जब आप प्रोसीड करोगे टुवर्ड्स पॉलिटी, आपको जो प्रेसिडेंट का रोल है वो आहिस्ता आहिस्ता सारा क्लियर होता जाएगा, ठीक। एंड स्टेट लेजिस्लेचर में आता है एक आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब थोड़ा हम पार्लियामेंट को डिटेल में देखते हैं। पार्लियामेंट में आपके टू हाउसेज आते हैं। पार्लियामेंट में आपके दो हाउसेज, ठीक है। एक है आपका लोकसभा एंड एक है आपका राज्यसभा। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकैमरल लेजिस्लेचर। दैट मीन्स यू हैव गॉट टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, हमारे पास टू हाउसेज हैं, एक हमारे पास लोकसभा है एंड एक हमारे पास राज्यसभा है, ठीक। लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल भी बोला जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। एंड राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स।
जब भी पार्लियामेंट में कोई लॉज डिस्कस होते हैं तो जो राज्यसभा है इट टेक्स इनटू अकाउंट द स्टेट इंटरेस्ट। स्टेट इंटरेस्ट, ठीक है। और जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली हम इलेक्शन से इलेक्ट करते हैं, तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ पे, लोकसभा में, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेचर का मैंने आपको बोला हमारे पास दो होते हैं, एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि हर स्टेट का स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। असेंबली तो हर स्टेट में होती है, लेकिन काउंसिल हर स्टेट में नहीं होता। अब काउंसिल हमारा किन किन स्टेट्स में होता है वो आपको याद रखना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारा 6 स्टेट्स में है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी था, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद ये चीज खत्म हो गई थी, ठीक है। तो किस किस स्टेट में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, यूपी एंड बिहार, ठीक है। अगर आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज परचेज करनी है करंट क्रांच की, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। करंटली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हमारे सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट एक टेस्ट सीरीज में कवर होते हैं। प्लस अगर आपको सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको दूसरी टेस्ट सीरीज परचेज करनी होगी। दोनों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी। प्लस हमारा JKS 2025 का 1 ईयर बैच भी स्टार्ट हो गया है, अगर आप चाहें तो उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। तो वापस आते हैं, टोटल 6 स्टेट्स है जहां पे हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसको आप याद रख सकते हो मकतब करके, MAKTUB, मकतब, ठीक है। मकतब में हमारा क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स प्रेजेंट है। ये बेसिकली हम पॉपुलेशन के बेसिस पे करते हैं कि जो चीज जितनी ज्यादा, जो स्टेट जितनी ज्यादा पॉपुलेटेड हो तो उसको जरूरत पड़ती है एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होने की, ताकि उनको थोड़ा वो रिप्रेजेंटेशन और वॉइस मिले। या किसी स्टेट का अगर स्पेशल स्टेटस है, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर का था, तो यहाँ पे भी क्या था, एक अपना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले हुआ करता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेजिस्लेचर। लॉ में हमने देखा एक बॉडी जो लॉ बनाती है, एंड एक बॉडी होगी अब जो जो लॉ इंप्लीमेंट करेगी, उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। लॉ बनाती है आपका लेजिस्लेचर। इसमें हमें पता है पार्लियामेंट में भी लॉ बनते हैं, और हमें पता है हमारे अपने स्टेट के भी लॉज बनते हैं। जैसे पार्लियामेंट में PM मोदी है, ठीक है, पार्लियामेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर, एंड यहाँ पे उमर अब्दुल्ला CM, ठीक है। तो हमारा अपना स्टेट का लेजिस्लेचर है एंड एक सेंटर का भी लेजिस्लेचर है। तो सेंटर के लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है, पार्लियामेंट में दो हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, दे आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ योर यूनियन लेजिस्लेचर। फिर हमने पार्लियामेंट देखा, लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स। अब हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट लॉज। जैसे आप कल को ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे आप लॉज को क्या करेंगे, आप लॉज बनाएंगे नहीं, आप ओवरलुक करेंगे कि जो लॉज हैं वो सही से सोसाइटी में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं, तो आपके जिम्मे होगा लॉज को इम्प्लीमेंट करना। अब जैसे हमारे लेजिस्लेटिव में सेंटर में अलग था, स्टेट में अलग था, सिमिलरली हमारे पास एग्जीक्यूटिव में भी सेंटर में होगा एंड स्टेट में होगा, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो जो सेंटर है, सेंटर में कौन कौन आता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन है, उसमें आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, एंड आपके अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अटॉर्नी जनरल आपके हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, यूनियन के, आपकी कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंसिडर किए जाते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है। सिमिलरली आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, आपके आ गया CM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर, ठीक है। तो ये है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो क्या करेगी, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी, एंड एक होगी लेजिस्लेटिव बॉडी जो लॉज क्या करेगी, बनाएगी। अब एग्जीक्यूटिव में आप सोचोगे मैम ब्यूरोक्रेट तो आपने कहीं बोला ही नहीं। एग्जीक्यूटिव को बेसिकली हम और एक चीज में डिविजन इनको डिवाइड करते हैं। एग्जीक्यूटिव में एक आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं एंड आपके ब्यूरोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव।
जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो टेम्पररी कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट करते हैं 5 इयर्स के लिए, बाद में वो फिर से जो है नेक्स्ट इलेक्शंस में हो सकता है वो ड्रॉप हो जाए। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। ठीक है, तो इनके जिम्मे होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करना। तो सिमिलरली हमारे पास जैसे एग्जीक्यूटिव है, हमारे पास लेजिस्लेटिव है, फिर हमारे पास एक बॉडी है जो इन सब चीजों को ओवरलुक करती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड कर रहे हैं कि नहीं, हम अकॉर्डिंग टू द बुक चल रहे हैं कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी। एंड ये जो तीन हमने देखे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ये कंसिडर होते हैं प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। इनको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। अभी हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन, जो पॉलिटी हमारा कंपोनेंट है, वो पूरा स्टार्ट नहीं किया है। मैं अभी बस आपको थोड़ा इंट्रो दे रही हूँ कि हमारे पॉलिटी में कौन कौन सी चीजें जो है वो आती हैं, कौन कौन सी चीजें आपको इसमें पढ़नी होगी। ठीक है, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन पॉलिटी वगैरह क्या होता है। तो जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी भी हमें सेपरेटली पढ़ना होगा। अब पॉलिटिकल देखा क्या क्या आता है, एक तो हमारा अब हमने लॉज के रिगार्डिंग देख लिया, पहले लॉज क्या होता है, एंड देन आपका कौन बनाता है, कौन इम्प्लीमेंट करता है, एंड जुडिशरी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, हमारे पास कुछ और भी होती हैं बॉडीज, जिनको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये वो बॉडीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस बोल लो या बॉडीज बोल लो, क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जिनका जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मिलेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन बॉडीज के बारे में वहां पे लिखा गया था, जैसे आपका आरबीआई वगैरह हो गया। ठीक है, तो वो क्या है, फाइनेंस कमीशन, कैग, यूपीएससी, ये सारी क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एंड बॉडीज क्रिएटेड बाय लॉ, जो हम एक सेपरेट लॉ लेके आते हैं किसी बॉडी को क्रिएट करने के लिए, जैसे हम ट्रिब्यूनल्स कॉन्स्टिट्यूट करवाते हैं या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तो उनको बोला जाता है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है। एंड एनीथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कि एक ऑर्डर आ गया पीएम विद द सील ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट, एक ऑर्डर आ गया, ठीक है, उसको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव। जो वो वाली बॉडीज होती हैं जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, एंड उनको बोला जाता है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो ये बनती है डायरेक्टली बाय पीएम या गवर्नर के ऑर्डर से। एग्जाम्पल, नीति आयोग। नीति आयोग ने किस बॉडी को रिप्लेस किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, एंड इनके अलावा भी हमारे पास कुछ बॉडीज होती हैं जो मेयरली एडवाइजरी इन नेचर होती हैं, या एडहॉक बॉडीज जो हम टेम्पररी किसी चीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा आपका बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सब क्या होती हैं, लॉ, हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड हमारा जो जुडिशरी है, ये सब। ठीक है, जुडिशरी हम सेपरेटली पढ़ेंगे। अब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, एंड बेसिकली आपको कैसे स्टार्ट करना होता है पॉलिटी, तो पहली चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होंगी, वो होगा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आप बेसिक्स पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, इसके फीचर्स, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके फीचर्स पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं, कब बना था, क्या डेट्स वगैरह है। ठीक, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड प्रीएम्बल वगैरह के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद हमें जो एग्जाम के लिए जो बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमें पढ़नी है, वो हम जल्दी से खत्म करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन, मेकिंग, प्रीएम्बल एंड सिटीजनशिप, जो स्टार्टिंग के आर्टिकल्स हैं वो हमें यहाँ पे देखेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स के बाद हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखना है, फंडामेंटल ड्यूटीज देखना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा, उसको अमेंडिंग पावर वगैरह, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है आपके लिए। अगर आपने अभी तक प्रीलिम्स में कुछ नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट ये वाला पोर्शन जो है आप जरूर करके जाओगे, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर आ गया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड सब्सिक्वेंटली आप स्टेट्स का भी साथ साथ चलोगे। फिर आपको प्रेसिडेंट पढ़ना होगा, यहाँ से आप गवर्नर पढ़ोगे। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज,
आपको पढ़नी होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट वाली ही सिर्फ हम रिवाइज करेंगे यहाँ पे, एंड मैं कोशिश करूंगी जो मेन मेन पोर्शन है सोशोलॉजी का, सॉरी इसका पॉलिटी का, वो सारा आपको साथ साथ रिवाइज कराती चलूं। आपको प्रेसिडेंट गवर्नर के साथ वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग से पढ़ना होगा, एंड सिमिलरली आपको चीफ मिनिस्टर अलग से पढ़ना होगा, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो इस रिवीजन सीरीज में हम कवर करेंगे। तो ये किन के लिए हेल्पफुल रहेगा? जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको पॉलिटी का कुछ भी नहीं पता, उनको है कि बस थोड़ा बहुत कोई हमें पढ़ा दे, उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। साथ में जिन लोगों ने सारा पढ़ लिया है एंड को कोई अब एक रिवीजन सीरीज चाहिए जिसमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो जल्दी से वो सारी चीजें रिवाइज कर सके, ठीक है। तो उन सबके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से आज। कॉन्स्टिट्यूशन तो होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली एक, आप बोल सकते हो, ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिससे में आपको बताया जाता है कि कंट्री हमारी कैसे इस्टेब्लिश हुई एंड इसको कैसे गवर्न करना है। इट इज अ बेसिक फ्रेमवर्क। बेसिक फ्रेमवर्क या आप रूल बुक बोल लो। कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें जो ऐड किए गए रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको आपकी कंट्री में कैसे रहना है, क्योंकि आप ऐसे रैंडमली तो नहीं रह सकते ना, विदाउट लॉज, विदाउट बीइंग रेगुलेटेड। आप पे नजर रखी जाएगी, आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, कुछ ड्यूटीज मिलेंगी, ठीक है, कुछ बॉडीज होंगी आपकी सोसाइटी की जहाँ पे फिर आपको एज ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिकली कैसे चलेंगी? हम अपनी मर्जी तो नहीं चला सकते ना ही प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी चला सकते हैं, ना ही एक किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्यून अपनी मर्जी चला सकता है, ठीक है। हर कोई चीज बुक पे लिखी होती है, एटलीस्ट हमें तो यही पढ़ना है, फिर रियलिटी माइट बी डिफरेंट, वो चीज छोड़ो। लेकिन वी हैव टू गो बाय द बुक, एंड वो बुक क्या है जिसमें सारी चीजें मेंशन्ड है? वो है सिंपली आपका कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि क्यों लाया कॉन्स्टिट्यूशन को? एक तो सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक मैनर में सामने लाने के लिए, एक सिस्टमैटिक मैनर में आपके सामने सारी चीजें रिटन फॉर्मेट में हो कि आपको कंट्री को कैसे गवर्न करना है। सेकंड, रिजॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। अगर आपको ये जो मैं नोट्स साथ में लिख रही हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, तो उसके लिए भी आप करंट क्रंच ऐप डाउनलोड कर देना, वहां पे आपको फ्री पीडीएफ्स में मैं ये अपलोड कर दूंगी, ठीक है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं सोसाइटी के? फॉर एग्जांपल कोर डिमांड हर ग्रुप की, ट्राइबल्स की अलग प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज की अलग प्रॉब्लम है, रिलीजियस माइनॉरिटीज की अलग प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अलग प्रॉब्लम है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना। एंड हर सेक्शन को जो कुछ प्रॉमिस किया गया है वो फुलफिल करने के लिए हमारे पास रिटन जो है चीजें होनी चाहिए, जो किसके फॉर्मेट में हमारे सामने है? कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेट। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये एलोकेट करता है पावर, एलोकेट्स पावर। ये प्रेसिडेंट को बोलता है आपका पावर इतना है, आप इतना कर सकते हो। ये प्राइम मिनिस्टर को बोलता है कि आपके का मैंडेट, आपका पावर इतना है, आप ये चीजें कर सकते हो। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, हमारे सीबीआई, सीआईडी, पुलिस डिपार्टमेंट, सबको उनका पावर जो है वो एलोकेट करता है। फाइन। तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट याद रख लो, पावर करप्ट्स मैन। ये ऐसी जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आती हैं। पावर करप्ट्स मैन, या एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये आपके एसेज में भी कहीं काम आता है एंड आंसर राइटिंग में भी कहीं काम आता है। तो बीच बीच में एक आधा चीज मैं ऐसी भी बोलती रहूंगी जो आपके मेंस के बाद भी आपके लिए हेल्पफुल, आपके प्री के बाद भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। एब्सोल्यूट पावर जो है इट करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक। देन फोर्थ वन इज ये लिमिट करता है, इट लिमिट्स द पावर। अब एक तो वो पावर एलोकेट किया इसने, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबको पावर दिया। एंड ये लिमिट भी करता है पावर, पावर इन सबका वो कैसे करता है? बाय वे ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स मिले गए हैं, और अगर उन राइट्स को फुलफिल नहीं किया गया, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एंड उनको बोल सकते हैं कि हमारे राइट्स की वायलेशन हो रही है। जैसे आपने सुना होगा, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो वो फंडामेंटल राइट्स है हमारे पास जो हमें दिए गए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको बोला जाता है दे आर द क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट।
आपको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है मूव करने से, आपको गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है कोई बात बोलने से, और रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, बट वो हम लेट्स सेव दैट फॉर लेटर जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बस एक इंट्रो दे रही हूँ। तो क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट, ये जो राइट्स हैं ये अगेंस्ट द स्टेट हमें मिलते हैं, क्योंकि आप जो है स्टेट को ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको फलानी ग्रुप ने वोट नहीं किया था तो आप अब इस ग्रुप को क्या करोगे, इनके राइट्स को खत्म कर दोगे, इनको मूव नहीं करने दोगे, इनको तंग करोगे ताकि नेक्स्ट इलेक्शन में आपको वोट करें। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं जो पावर लिमिट करते हैं गवर्नमेंट का, पावर लिमिट करते हैं हमारी स्टेट का, कि हमारे पास ये पावर है, और हम चाहे आपकी आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हो या ना करते हो, ये राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हैं और हम इनको पूरा एंजॉय करेंगे। तो इसीलिए इनको बोला जाता है कि दे आर द क्लेम्स अगेंस्ट द स्टेट। फिफ्थ वन इज to provide for the welfare measures। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर मेजर्स पे बहुत ध्यान दिया गया है। ठीक है, वेलफेयर मेजर्स, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस के बाद हमें हमारी कंट्री मिली थी तो उस टाइम पे हमारी पॉवर्टी, इलिटरेसी, सब कुछ ही काफी ज्यादा हाई था। तो हमारे कंट्री के लिए ये इम्पोर्टेंट था, उस गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए इम्पोर्टेंट था कि वो वेलफेयर मेजर्स पे काम करें ताकि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हो जाए, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर हो जाए। फिर हमने कितना अचीव किया, दैट इज अ सेकेंडरी डिबेट, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए वेलफेयर मेजर्स जो हैं वो रखे गए, एंड इनका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो हम आगे सेपरेटली पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमें क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, इट गिव्स अस द फॉर्मल पॉलिटिकल आइडेंटिटी, फॉर्मल पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, क्योंकि हमारे आईन, इसको आईन बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, इससे पहले हम एक ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, वी वर द सब्जेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर प्री 1947। आजादी के बाद और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमें क्या हुआ, हमें एक लीगल रिकग्निशन मिली और अब हम एक सिटीजन हो गए, एक कंट्री, एक फ्री कंट्री के। तो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमें यहाँ से मिली। तो ये बेसिक था कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्ट इन केस कि आपको थोड़ा कुछ कंसेप्चुअल वहां पे पूछा जाए। तो अब काफी एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल होता क्या है, दिस इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप बुक से पहले प्रीफेस पढ़ते हो ना, जिसमें आपको हाइलाइट्स थोड़े बहुत दिए हो बुक में, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उस बुक से, वही प्रीएम्बल है। प्रीएम्बल में हमें ऐसे हाइलाइट्स दिए गए हैं जिसमें ये हमें ये पता चलता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर उन्हीं चीजों को आपको कॉन्स्टिट्यूशन में एक इलाबोरेटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आउटलाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो मर्जी वो बोल दो। ये समराइज करता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको प्रियम्बल में क्या क्या चीजें पढ़नी होंगी। फर्स्ट इज कि इसका सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। प्रियम्बल से आपको क्या पता चलता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है। सेकेंड, यू विल गेट टू नो कि नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है। थर्ड, यू विल गेट टू नो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है। फोर्थ, हम प्रियम्बल से देखेंगे हमारा डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी से। कहाँ से पावर मिला कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिकली कहाँ से, तो वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कंसिडर किया जाता है पीपल, पीपल ऑफ इंडिया। वो कैसे, अब देखो, जब हम ब्रिटिश प्रोविंस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस
तब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थे ना, एक आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंड प्रिंसली स्टेट्स थी। ब्रिटिश प्रोविंसेस जो आपकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं, ठीक है। उन प्रेजेंट स्टेट्स में से फॉर्म हुआ था हमारा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने क्रिएट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने क्या किया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। के बाद इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। फिर पहला इलेक्शन जब हुआ और पहली जनरल असेंबली जब बनी, तो उस इलेक्शन में किसकी जीत हुई, जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। दैट मीन्स उन लोगों की जीत हुई जिनको पीपल ने चूज किया। एंड वो लोग कौन थे, वो वही लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्योंकि वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। आप समझ रहे हो, वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, इलेक्शंस में भी उन्हीं की ही जीत हुई। दैट मीन्स लोगों ने उन पे भरोसा दिखाया। तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, वो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ से आएगा, वो लोगों से ही आएगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल बने। लोगों ने उनको उन पे अपना ट्रस्ट दिखा के उन्हीं को ही चूज किया और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। इसीलिए बोला जाता है, प्रियम्बल में लिखा जाता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की आपके, या इंडियन पॉलिटी की इन जनरल बोल लो, पीपल। सेकेंड इज नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। वो नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी क्या है कि आप सॉवेरियन देखोगे, सेक्युलर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी ये हमें सेपरेटली सारे पढ़ने हैं। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, इस रिवीजन सीरीज में ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस आएंगे जिनमें हम ऐसे ही सेपरेट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। जैसे प्रियम्बल कर लिया, फिर हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटी में क्या आया, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे पॉलिटी के, इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये भी हम बाद में सेपरेटली देखेंगे। तो क्या क्या चीजें क्लियर हो गई, सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता चल गया, नेचर पता चला, ऑब्जेक्टिव्स पता चला। अब डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो डेट क्या था, कब इसको अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949, एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, और क्या खास हुआ था, करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था 26 नवंबर, और 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26/11 के अटैक्स हुए थे। ठीक है, ऐसे आपको डेट्स थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। एंड ये भी याद कर लेना कि अमेरिका, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, इट वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल। पहले ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें प्रियम्बल की जो एक रिवाज स्टार्ट हुआ था, यू कैन से दैट वाज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, सोर्स हो गया। अब हम नेचर पे आते हैं। नेचर में पहले क्या आ गया, सॉवेरियन। सॉवेरियन, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे याद रख लेना, हमने देखा, एक हमने पावर और हमने अथॉरिटी की बात की यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक हमारे पास पावर है वो सेपरेट है, एंड अथॉरिटी सेपरेट है। ठीक है, तो अथॉरिटी बेसिकली क्या होता है, अथॉरिटी होता है जब आपके पावर को लेजिटिमेसी मिलती है। अदरवाइज पावर तो गुंडों के पास भी होता है, क्रिमिनल्स के पास भी पावर होता है, लेकिन वो आपको डिक्टेट नहीं कर सकते आपको क्या करना है, अनलेस की किडनैप किया हो आपको। वो आपको ये बोलते हैं कि आपको क्या करना है, एंड यू आर नॉट बाउंड कि आप उनकी बात मानो, लेकिन आपको पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, सीबीआई, इन सब की बात, ईडीआई, इन सब की बात माननी होगी, क्योंकि उनके पास लेजिटिमेट पावर है, उनके पास लेजिटिमेसी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक,
अब सॉवेरेन सॉवेरेन क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री जो है वी आर ए सॉवेरेन नेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि वी आर एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट एंड इंटरनली सुप्रीम। ठीक है, एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ कि वी आर फ्री फ्रॉम फॉरेन इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल बोलो, इन्फ्लुएंस तो इंसान, हमारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि हम कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते ही हैं फॉरेन कंट्रीज से। ठीक है, पर एक्चुअली हम सॉवेरेन नेशन हैं तो हमारे पर्सनल मैटर्स में कोई और कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती है, बिकॉज वी आर एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट, प्लस वी आर इंटरनली सुप्रीम। एंड व्हेन वी से वी आर इंटरनली सुप्रीम, तो इसका क्या मतलब हुआ? सुप्रीमेसी किसके पास है? क्या सुप्रीमेसी आपकी गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट ऑफ द डे? नहीं, हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी ओवर ऑल द इंडिविजुअल्स। ठीक है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी नहीं हुई एंड हमारे पास इंडिविजुअल सुपरमेसी होती, इसका क्या मतलब होता? साउथ वाले अगर बोल रहे हैं कि हमें हमारी ये स्टेट को अलग कर दो, वहां से नक्सल्स का इशू अलग चल रहा है, यहाँ से पंजाब में खालिस्तान इशू अलग चल रहा है, तो हमें केटर करना होता इंडिविजुअल डिमांड्स को, अगर इंडिविजुअल सुपरमेसी होती। लेकिन हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर कहा है कोई चीज नहीं होगी तो वो नहीं होगी। ठीक है, ऑल्दो वी हैव स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स आते हैं जो सोसाइटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन चलता रहे, इसको साथ साथ इसमें मॉडिफिकेशंस लाते रहते हैं। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है कि इट इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें चेंजेस जो है वो साथ साथ आती रहती हैं। अब यहाँ पे एक छोटी चीज देख लो, हम बार बार स्टेट बोलते हैं, आपने स्टेट वर्ड सुना होगा, तो स्टेट हम किसको बोलते हैं? क्योंकि हम जो इंडिया है इट इज अ सॉवेरेन स्टेट। ठीक है, एंड बीइंग अ सॉवेरेन स्टेट हम एक्वायर कर सकते हैं फॉरेन टेरिटरी, या अपना पार्ट एक फॉरेन स्टेट को दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जब पढ़ोगे आर्टिकल्स 1 to 5 या आपने पढ़े होंगे तो आप उसको डिटेल में समझ सकोगे इसका क्या मतलब है। तो स्टेट वो होती है, वो एंटिटी जहां पे लोग हों, पीपल, इनके पास अपनी टेरिटरी हो, अपनी गवर्नमेंट हो, एंड अपनी सोवेनिटी हो। ठीक, तो इंडिया स्टेट है, हाँ। कौन सी आप कौन सा आपको एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है जो करंटली एक स्टेट नहीं है? दैट इज पैलेस्टीन। अपनी टेरिटरी होके भी नहीं, अपनी गवर्नमेंट, सॉवेरेनिटी, ठीक है, ये सारी चीजों पे फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए पैलेस्टीन के पास अपनी सॉवेरेनिटी नहीं है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ स्टेट। ठीक है, एंड स्टेट और कैसे एक्सरसाइज करती है सॉवेरेनिटी? बाय मींस ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो हमने पढ़े हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एंड जो स्मॉल बॉडीज हैं वो हमारे ओवरवेल नहीं कर सकते, हमारी इंटरनल सुपरमेसी को कुछ नहीं कर सकते, जैसे हमारे नेक्सल्स या सेपरेटिस्ट वगैरह जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये था आपका सॉवेरेनिटी। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आ गई? सोशलिज्म। सोशलिज्म का सिंपल फंडा क्या है? वो कहता है जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपके टूल्स होगी, फैक्ट्रीज होगी, लैंड होगी, जो भी चीज है, दैट शुड बी ओन्ड बाय द स्टेट। मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्यूमुलेशन का इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेट जो है वो ओन करेगी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसलिए नहीं कि गवर्नमेंट को अमीर करना है, ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर ऑफ ऑल पीपल। ठीक है, तो सोशलिज्म में जो लोग होते हैं दे आर एट द मर्सी ऑफ गवर्नमेंट। कैपिटलिज्म में क्या होता है? प्रॉफिट जो होते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, वो प्रॉफिट के लिए वो इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज बनेगी, कंपटीशन, मोर प्रोडक्ट्स, प्राइस क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है, जैसा क्वालिटी होगा वैसा प्राइस चेंज होता रहेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेशन होगा। लेकिन कैपिटल इसमें क्या होता है? सोशलिज्म में यू आर एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल होगा एंड आपके लिए इक्वल वेलफेयर मेजर्स लाए जाएंगे। एंड ये बेसिकली था एक इक्वालिटी जो है सोसाइटी में वो लाने के लिए। अब इंडिया में क्या सोशलिज्म है या कैपिटलिज्म है? इंडिया क्या है? तो इंडिया को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी।
मिक्स्ड इकोनॉमी कि इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, पब्लिक इंटरफेरेंस है, पब्लिक ओनरशिप भी है, जैसे बीएसएनएल वगैरह आपके ये सारी चीजें पब्लिकली ओन्ड, ठीक है, अनलेस कि इनको बेच दिया जाए, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाए, अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा हो। प्लस हमारे पास प्राइवेट वेल्थ का भी कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट जो प्राइवेटिज्म है, प्राइवेट फैक्ट्रीज वगैरह वो सारी जो है वो भी फ्लरिश करनी चाहिए, ठीक। तो हमारे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी का, आपने एलपीजी मॉडल पढ़ा होगा जब वो लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब मैं यहाँ पे नहीं आपको पढ़ाना चाहती क्योंकि पॉलिटी इकोनॉमी को मिक्स नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी एंड पब्लिक एंड प्राइवेट, अदरवाइज हमारा जो रिविजन का मकसद है ये यही रह जाएगा। ये इस रिवीजन के अलावा अगर वैसे आप पढ़ाई करें एंड पॉलिटी में कहीं इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाए तो इट्स बेटर कि आप साथ साथ इकोनॉमी भी वहीं पे ही रिवाइज करते रहो, जो जो फ्रेश फ्रेश कॉन्सेप्ट आप सुनते जाओ, ठीक है। तो हमारे पास आता है, आप बोल सकते हो मिक्स्ड इकोनॉमी, या आप इसको बोल सकते हो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से जो वर्ड है सोशलिज्म का ये प्रेजेंट नहीं था, ये लाया इंदिरा गांधी ने बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोशलिज्म वर्ड किससे ऐड किया गया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, ठीक है। तो वहां पे जब एक्चुअली देखो, बात ये समझने की क्या हम सोशलिस्ट नेशन नहीं थे? जब तक सोशलिज्म वर्ड नहीं आया था, क्या हमारे जो पॉलिसीज है उनमें सोशलिज्म नहीं था? तो ये बात सही नहीं होगी कहना, क्योंकि हमारे अलग अलग आर्टिकल्स, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, आर्टिकल 38, 39B, 39C, या आगे और आर्टिकल 38, 42, ये सब आर्टिकल जो है मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि हमें ये फंडामेंटल राइट्स में पढ़ने हैं। तो ये सब आर्टिकल जो है इनमें एलिमेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे सोशलिज्म के, तो कोर्ट में इंदिरा गांधी ने यही बोला कि ऑलरेडी ये सारी चीजें हैं, तो हम क्यों नहीं इस वर्ड को हमारे प्रियम्बल में ऐड करें। तो सेंसिबल लगा कोर्ट को भी, एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से वर्ड ऐड किया गया। फोर्थ वन इज योर सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक तो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है, एंड जीएस मेंस में क्वेश्चन भी कई बार आ गया है कि इनको डिफरेंशिएट करो, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि चर्च जो है वो इतना ज्यादा इंटरफेयर कर रहा था गवर्नमेंट अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट में, एंड लोग सफर कर रहे थे, ठीक है। तो फाइनली ये बोला गया कि सेक्युलरिज्म लाओ, दैट मीन्स सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम चर्च, ठीक है। लेकिन इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है? यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस है, इक्वी डिस्टेंस, दैट मीन्स स्टेट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, फ्रॉम ऑल रिलीजन। इसका क्या मतलब हुआ? स्टेट जो है ऐसा नहीं है किसी एक के रिलीजन के फेवर के लिए कोई चीज करे एंड दूसरे के अगेंस्ट काम करे, नहीं। स्टेट इंटरफेयर करेगा, लेकिन इंटरफेयर करेगा तब अगर लगेगा कि रिलीजन जो है किसी और के फंडामेंटल राइट्स को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या रिलीजन्स को फैसिलिटेट करने के लिए हेल्प अगर वो कर रहे हैं, हेल्प करता है स्टेट प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द रिलीजन के लिए, ठीक है। लेकिन वो सारे रिलीजन्स के लिए अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ किसी एक रिलीजन को प्रमोट करना। तो ऐसा नहीं है स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, अगर आपका रिलीजन किसी और के फंडामेंटल राइट में कोई चीज जो है वो असर डाल रही है, इन्फ्रिंजमेंट हो रही है किसी के, वॉयलेशन हो रही है किसी के फंडामेंटल राइट की, तो स्टेट जो है वो इन केसेस में इंटरफेयर करता है, या किसी रिलीजन की प्रमोशन फैसिलिटेशन की बात होगी तो भी स्टेट जो है वो इंटरफेयर करेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नेगेटिव है एंड इंडियन सेक्युलरिज्म पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? पॉजिटिव नेगेटिव है उस रेस्पेक्ट में कि एब्सेंस ऑफ स्टेट, अगर बिल्कुल एब्सेंस ऑफ स्टेट हो किसी चीज में तो उसको नेगेटिव बोला जाता है, अगर एब्सेंस ऑफ स्टेट नहीं हो तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव किस पे बेस होता है? एब्सेंस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोशल सेक्युलर, एंड नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रिटी।
तो जो सेक्युलर वर्ड है, क्या ये पहले से प्रेजेंट था कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, इसको भी लाया गया था बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रल। ठीक है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। फाइन। इंटीग्रिटी क्या होता है? इट्स सिंपली यूनिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है? आपका यूनिटी। ये तीनों वर्ड्स जो हैं पहले से प्रियम्बल में नहीं थे, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, एंड इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे याद रखने वाली। फिर उसके बाद आगे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। रिपब्लिक हम किसको बोलते हैं? डेमोक्रेटिक क्या होता है? बेसिकली जहाँ पे जो गवर्नमेंट है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, जैसे आपने बचपन में हमने सिविक्स में पढ़ा है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। वही बेसिकली इसकी डेमोक्रेसी होता है। तो इंडिया में आपको मिलेगी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है यहाँ पे, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है, सोशल डेमोक्रेसी भी है, एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब हमारे पास राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है ये हमें इस चीज के लिए पावर दिया जाता है कि हम प्रोड्यूस करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, कंजम्पशन। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमें राइट्स दिए गए हैं। इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन की बात है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। एंड सोशल डेमोक्रेसी है कि सोशल डेमोक्रेसी या सोशल जस्टिस भी उसको कहीं बोला जाता है कि वी आर ऑल इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल आ गया, सोशल एंड इकोनॉमिक। एंड सिक्स्थ इज योर रिपब्लिक। रिपब्लिक किसको बोला जाता है? कि अगर आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हो, एंड ना कि मोनार्क, नॉट मोनार्क, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। जैसे यहाँ पे किंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई किंग है वो हेड ऑफ द स्टेट है फिर उसका बेटा कल को बनेगा, वो उसको मोनार्की बोलते हैं। रिपब्लिक मींस इलेक्टेड हेड ऑफ द किंग, लिख दिया, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा। वो हेड ऑफ द स्टेट कौन सा है? कौन है? प्रेसिडेंट। उनको हम खुद इलेक्ट करते हैं। और क्या आता है रिपब्लिक में? रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई भी कॉमन सिटीजन जो है, एनी कॉमन सिटीजन कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। दैट मीन्स हमारे पास कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, वी हैव एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लासेस। ठीक, जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया रिपब्लिक है एंड डेमोक्रेट है, लेकिन चाइना जो है वो रिपब्लिक है बट दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, एंड जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं दैट आर ओपन टू ऑल। जैसे अभी आप पब्लिक ऑफिस के लिए वहां पे एक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो, तो दैट इज ओपन फॉर ऑल। ठीक है, तो ये होता है आपका रिपब्लिक। तो ये हो गया सोशल सेक्युलर, सोशलिस्ट सेक्युलर, एंड आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, सॉवेरेनिटी, ये सारी चीजें हो गई। फिर है नेक्स्ट इक्वल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। वो आई डोंट थिंक मुझे डिटेल में लिखने की जरूरत है, वो वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम सारे पढ़ते आ रहे हैं। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी में बस ये याद रखो कि लिबर्टी किस किस चीज की है। लिबर्टी ऑफ थॉट, क्योंकि कभी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ
एंड वर्शिप। ठीक है, फिर फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी ब्रदरहुड होता है, वो भी हमें पता है। तो उसमें एज सच कोई ऐसी चीज याद रखने वाली जो है ज्यादा वो नहीं है आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रियम्बल वाला पोर्शन है वो खत्म होता है। आगे देखते हैं सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। सेलियंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या फीचर्स हैं? पहला पॉइंट, फेडरलिज्म। इट्स फेडरल इन कैरेक्टर। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट एक से ज्यादा होती है एंड डिविजन ऑफ पावर प्रेजेंट होता है। हमें गवर्नमेंट भी ज्यादा एक से ज्यादा मिलती है इंडिया में, जैसे आपकी स्टेट की अलग गवर्नमेंट्स होती है, सेंटर की अलग गवर्नमेंट होती है। एंड डिविजन ऑफ पावर भी है हमारे पास, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, हमारा एग्जीक्यूटिव अलग है जो इम्प्लीमेंट लॉ करता है, एंड हमारा लेजिस्लेचर अलग है जो लॉ बनाता है, एंड हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, देन हमारे पास लोकसभा है। तो डिविजन ऑफ पावर जो है वो प्रेजेंट है। तो जो कीवर्ड आपको फेडरलिज्म के साथ याद रखना होगा दैट इज स्टेट ऑटोनॉमी, कि स्टेट को पावर दिया जाता है टू फंक्शन इटसेल्फ। ठीक है, टू फंक्शन बाय इटसेल्फ विदाउट द अननेसेसरी इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर। ठीक है, तो ऑपोजिट ऑफ फेडरल क्या होता है? फेडरल का ऑपोजिट दैट इज यूनिटरी। यूनिटरी इन कैरेक्टर किसको बोलेंगे? जहां पे सिर्फ एक गवर्नमेंट होगी सेंटर की, सारा जो स्टेट का कंट्रोल भी होगा वो सेंटर्स के पास भी होगा, एंड इसमें कोई डिविजन ऑफ पावर, कोई ऑटोनॉमी नहीं होगी। ठीक है, इंडिया में क्या है? फेडरलिज्म। लेकिन हियर्स वन कैच जो आपको याद रखना होगा, आगे हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो इंडियन फेडरलिज्म को यूनिक बनाता है। तो यूनिकनेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यूनिकनेस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो क्या है इंडियन फेडरलिज्म की यूनिकनेस? पहला, जो इंडियन फेडरलिज्म है, ऑल्दो वी हैव डिवीजन ऑफ पावर एंड गवर्नमेंट्स भी अलग हैं, बट हियर फेडरलिज्म, वी हैव फेडरलिज्म विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या मतलब होता है? जैसे हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लॉ, ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है। तो जो यूनियन लिस्ट है दैट मीन्स वो सब्जेक्ट्स जो सेंटर के पास हैं, जिन पे सेंटर लॉ बना सकती है, दैट इज अराउंड 100 सब्जेक्ट्स। एंड जो स्टेट लिस्ट है दैट इज अराउंड 61। ठीक है, एंड वी हैव वन मोर दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों लॉज बना सकते हैं, बोथ। लेकिन अगर इन दो लॉज में कोई क्लैश आ जाता है जो पार्लियामेंट में एंड स्टेट में बना होगा, तो उन केस में जो लॉ पार्लियामेंट में बना है दैट विल प्रिवेल। तो पार्लियामेंट में इसको प्रेसिडेंस मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ? कि जो सेंटर है दैट इज मोर स्ट्रांग। ठीक है, एंड हमारे पास एक और पावर है जिसमें रेजिडुअरी पावर्स, जिसको रेजिडुअरी पावर्स बोलते हैं। इसमें बेसिकली कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? वो सारे जो आपके स्टेट, जो आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा कुछ सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई एरिया है, उस पर कोई लॉ बनाना है, तो उनको बोला जाता है रेजिडुअरी पावर्स। तो रेजिडुअरी पावर्स जो मेंशन नहीं है ना यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में, उनके पास वो, उन पे पावर कौन बना सकता, उन पे लॉ कौन बना सकता है? सेंटर के पास वो पावर है। ठीक है, तो हमारी फेडरल कंट्री है, हमारा फेडरलिज्म है, बट दैट इज अ काइंड ऑफ यूनिक। ठीक है, जो कंप्लीट फेडरल कंट्री होती है वहां पे, उसको पक्का फेडरल कंट्री बोलते हैं, तो वहां पे जो रेजनल पावर्स हैं वो स्टेट के पास होते हैं। एंड जब हमारा प्रेजेंट रूल लगता है या स्टेट इमरजेंसी लगती है, तो उस टाइम पे क्या होता है? स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। दैट ऑल्सो पॉइंट्स टू द फैक्ट कि हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सेकेंड हम बोल सकते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म। फ्लेक्सिबल फेडरलिज्म, फेडरलिज्म क्या होता है? जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू यूनिटरी फॉर्म ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू यूनिटरी फॉर्म। जो पक्का फेडरल कंट्री होगी वहां पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन इंडिया में ऐसा होता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 352। कभी एग्जाम में आपको डायरेक्टली आर्टिकल ही पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आपको साथ साथ रिवाइज करने होंगे। थर्ड वन इज हमारे फेडरलिज्म को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला जाता है, कि देयर इज अ काइंड ऑफ कोऑपरेशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट्स। इसीलिए हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग एक चैप्टर है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे भी।
ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कि हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज नॉट सिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है। एसिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, जैसे पहले आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, एंड दूसरा आर्टिकल 371 है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। ठीक है, तो कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कुछ स्टेट्स को, इस वजह से हमारे जो फेडरलिज्म है दैट इज एसिमेट्रिक। प्लस जो स्केड्यूल एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके ट्राइबल वगैरह लोग रहते हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर वहाँ पे कोई भी लॉ बनाएगी तो वो वहाँ पे अप्लाई होगा डायरेक्टली कि नहीं, वो गवर्नर डिसाइड करता है। फाइन, तो ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, इस वजह से हमारा जो फेडरलिज्म है दैट इज कंसिडर्ड एसिमेट्रिक। तो ये था फेडरलिज्म पहला, अभी हम पहला ही फीचर पढ़ रहे हैं, पहला फीचर था फेडरलिज्म, ये आगे उसी के पॉइंट थे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा सेलियंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमारे पास गवर्नमेंट है दैट इज कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है? जिसमें सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। वो चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे रखा जाता है? जैसे हमारे पास लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए अलग एजेंसी है, लॉ बनाने के लिए, देन इन पे ओवरलुक करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है जो इन सब लॉज को देखती है। एंड हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंसिडर किया जाता है सुप्रीम। तो इसका मतलब होता है हमारी गवर्नमेंट जो है चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है, और चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे रखे जाते हैं? जुडिशरी से, ऑपोजिशन से। ठीक है, ऑपोजिशन टाइम एंड अगेन ऐसे इश्यूज रेज करती रहती है जो करंट गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया हो। ठीक है, एंड हमारे जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है? बाय मेकिंग इट आंसरेबल। आगे हम देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह का क्या रोल रहता है इसमें, एंड कैसे लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, तो वो हम आगे देखेंगे। यहाँ के लिए आप याद रखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, एंड इट्स ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है वो आंसरेबल होती है। ठीक है, तो ये कुछ फीचर्स हैं। एंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिटन फॉर्मेट, दैट इज इन रिटन फॉर्मेट। तो कोडिफाइड है हमारे सारे जो भी लॉज हैं, जैसे हर कंट्री का रिटन फॉर्मेट में नहीं होता है, अनरिटन फॉर्म में भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जो बाय कन्वेंशन पास हुआ होता है। ठीक है, तो एंड इट इज अ लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से है क्योंकि हमारे डाइवर्स रेंज ऑफ पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको हर रिलीजन के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कल्चर के लोग मिलेंगे, डिफरेंट ट्राइब्स मिलेंगी। ठीक है, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को केटर करना होता है टू टू दिस डाइवर्स रेंज, इस वजह से बनाते बनाते काफी ज्यादा लेंथी बन गया। आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, उसमें आप ये फैक्चुअल बेस्ड ही है सारा, उसमें आप देखोगे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल या बाकी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट चैप्टर्स हमने किस कंट्री से बोरो किए हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अलग अलग चैप्टर्स जो हैं वो अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करके बनाए गए हैं, एंड वो आपको याद होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स, किस कंट्री से हमने क्या बोरो किया है। उसके लिए रेफर टू लक्ष्मीकांत पे वो टेबल अच्छे से बना के वहां से आप अच्छे से वो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे थोड़े बहुत फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अनरिटन है, लेंथीएस्ट है, एंड हाँ इट इज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कंट्री में हम माने जाते हैं सिटीजन ऑफ द कंट्री इंडिया। ठीक है, हमारे पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, हमारे पास डबल सिटीजनशिप नहीं है। दैट मीन्स हम अलग स्टेट, ऐसा नहीं है कि वी आर द सिटीजन ऑफ आवर स्टेट ऑल्सो एंड वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया कंसिडर किए जाते हैं। एंड अगर हम बाय चॉइस किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहेंगे या करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो रिवोक हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, हम फॉलो करते हैं यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप। आगे देखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोविजंस मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो हैं वो ऑलरेडी मेंशन्ड है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस में क्या आता है? आपका सिटीजनशिप आता है, जैसे सिटीजनशिप पे ऑलरेडी जो है चीजें सारी मेंशन है, इलेक्शन कमीशन के लिए मेंशन है, यूपीएससी कैग, इन सब के प्रोविजंस जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर ऐसा नहीं होता, लेट सपोज पार्लियामेंट में सारी चीजें मेंशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में, तो पार्लियामेंट तो गवर्नमेंट हो सकता है बोलती यूपीएससी के चेयरमैन को कि आप हमारे फेवर में कोई चीज लो या हमारे किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करो तो हम आपकी प्रमोशन जो है वो कर देंगे, हम आपकी सैलरी रेज कर देंगे। पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन्ड है कि इनका टेन्योर क्या होगा, ठीक है, इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या होंगे, तो आप इनको जो है ब्राइब इस चीज में चक्कर में नहीं कर सकते हो। तो हमारा यूपीएससी, कैग, ट्रिब्यूनल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, पंचायती राज, इन सब पे प्रोविजन जो है वो ऑलरेडी सारे मेंशन्ड है।
ठीक है? तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस का। यहाँ पे हम फीचर्स वाला कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक था, जहाँ से प्री में क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एंड फिर फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी वगैरह। वो सारा जो इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के लिए, वो मैं आपको पहले रिवाइज एग्जाम से पहले करवा दूंगी। तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। अगर आप मेरी जो है एनरोल करना चाहते हैं मेरी टेस्ट सीरीज में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको मेरी ऐप डाउन अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, वो भी आपको मेरी ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। उसके लिए आपको करंट क्रंच ऐप डाउनलोड करनी होगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।